तो आज जिस परिचर्चा के लिए हम लोग आए हैं उस परिचर्चा में विद्यार्थियों की संख्या कम है, लेकिन जितने भी लोग आए हैं उनका स्वागत है। और इस परिचर्चा का नाम है गुरु शिष्य संवाद। इसमें मुख्य रूप से उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो आपके लिए हितकारी होंगी। पहला चीज़ तो ये आता है कि आप 10+2 का एग्ज़ाम दे चुके हो, एग्ज़ाम सबका अच्छा गया होगा। तो एग्ज़ाम जब सबका अच्छा गया होगा तो आगे का प्लानिंग क्या है, आगे क्या करना है। इसके लिए बहुत से बच्चों का मैसेज भी आया था, कॉल भी आया था। तो हम सोचे कि एक परिचर्चा ही रख देते हैं जहाँ पर गुरु शिष्य के बीच संवाद हो जाएगा कि आगे आप क्या कर सकते हो जो आपके लिए बेहतर है। और जिन्होंने कॉल किया था, जिन्होंने मैसेज किया था, संजोग से वही नहीं है ना। बाकी सभी लोग आए हैं तो अच्छी बात है। और आज के इस परिचर्चा में मुख्य रूप से इन्हीं बिंदुओं की चर्चा करनी है। 10+2 में जहाँ तक हमको उम्मीद है कि अगर विषयवार देखा जाए तो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इसके बाद इंग्लिश है और हिंदी है, यही है ना। तो ये जो विषय है, इन विषय के बारे में अगर देखा जाए तो हमको ऐसा लगता है कि इस वर्ष हिंदी में कम से कम 90 के ऊपर तो आना ही चाहिए, ठीक है। और 90 के ऊपर ये लगभग 1-2 विद्यार्थी का नहीं, लगभग हमको लग रहा है कि 60 से 70% विद्यार्थियों का जो है वो 90 से अबव मार्क्स आना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग हिंदी का अध्ययन किए थे, अब उसमें कोई शंका नहीं है कि ये 90 से कम आएगा। समझ में आ रहा है ना। साथ ही साथ मैथ का अगर जिक्र करें और मैथ का जिस तरह का क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो पढ़े होंगे विद्यार्थी उनका 90 के अबव होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ विद्यार्थी का कॉल आया था, 1 या 2 विद्यार्थी का, कि वो लोग जो है 3D चैप्टर अभी बढ़िया से कंट्रोल नहीं किए हैं। जो वीडियो बनाए थे वो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थियों का जो है वो रिज़ल्ट अगर गड़बड़ भी होता है 90 से डाउन, तो कम से कम हमको लगता है कि 90 के पार भी लाने वाले विद्यार्थी हैं। समझ में आ रहा है ना। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी वही दशा है। फिजिक्स में लगभग जितना टॉपिक पढ़ाए थे सब आया था। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था जो अनछुआ हो, जिसको हम लोगों ने पढ़ा ही ना हो। अब हो सकता है कि बाद में कोई आया हो, पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे थे और उसके बाद कोई अगर नामांकन लिया हो तो उसका छूटा होगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो शुरू से पढ़ रहे थे उनका था, और जिनका छूटा था उनको नोट्स दिया गया था। समझ में आया। फिजिक्स में भी लगभग अगर माना जाए तो 85 से 90 के बीच में नंबर आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ रहा है ना। केमिस्ट्री की भी दशा वही थी। केमिस्ट्री में तो अब की बार एकदम मतलब ये समझो कि तुम लोगों का भाग्य ही जो है वो जग गया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ही माइनर क्वेश्चन था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन ही कहाँ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। केवल किसमें से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमको लगता है कि माइनर क्वेश्चन 10% केवल जो है वो क्वेश्चन था। बाकी तो खूब माने बेहतरीन था एकदम। केमिस्ट्री में भी जो देखे होंगे, जो समझे होंगे, जिन टॉपिक्स के बारे में बताए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिन टॉपिक्स के बारे में पहले भी चर्चा हुआ था, तो उसमें भी लगभग 85 से 90 के बीच में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबका ही 85 से 90 और 90 जो है वो आएगा। हो सकता है कि कुछ एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो एवरेज स्टूडेंट का इससे कम ही होगा, लेकिन जो पढ़े होंगे तो ये होगा। और इंग्लिश का अगर चर्चा किया जाए तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन हम देखे हैं। इंग्लिश में भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो अनटच हो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था ना। लगभग जितने भी प्रश्न थे सबको बताया गया है। और जिसने अच्छे से कमांड किया होगा, ओल्ड इंग्लिश से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? जो बताए थे वो आया था कि नहीं आया था? बोल नहीं रहे हो, बोलने में भी कंजूसी कर रहे हो। आया था ना। तो जितना भी टॉपिक था लगभग वो भी पढ़ाया हुआ आया था। इसका भी अगर देखा जाए तो 85 से 90, मतलब ये कहा जाए कि अगर
खूब बढ़िया से पढ़ने वाला विद्यार्थी है, अब 5 गो विद्यार्थी है तो उनका 85% से अबव नंबर आना चाहिए। तो 85% से अबव नंबर आना चाहिए। अगर 5 विद्यार्थी हों तो 85% से अगर अबव नंबर आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 5 गो के लिए उपहार रखना है ना, रखना है कि नहीं रखना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर विद्यार्थी अच्छा नंबर लेकर के आएंगे तो उनको मिनिमम 10,000 का जो है वो एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस चीज़ को आज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम उम्मीद ये किए हैं कि कम से कम 4 से 5 विद्यार्थी जो है, 3 तो कहीं नहीं गए हैं, 3 तो कहीं नहीं गए हैं, समझ में आ रहा है ना। मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3। तो ये जो 5 और 3 का रेशियो है ये तो हो गया इनका 85 से अबव वालों का। लगभग इससे डाउन भी हो सकता है। तो कुछ विद्यार्थी होंगे, तो ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनका 85% से डाउन हो, 80 और 85 के बीच का हो। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका जो है वो हो सकता है कि 75 से 80 के बीच का हो। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनका 70 से 75% के बीच का हो। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो 60% वाले भी हों, और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो 2nd डिवीज़न वाले भी हों और नॉर्मल 1st डिवीज़न वाले हों। तो चर्चा यही करना है कि जो 85% से अबव लेकर के आया और आपका नंबर कम हो गया, तो इससे ज़्यादा डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा का नंबर आपकी काबिलियत को निर्धारित नहीं कर सकता है। समझ में आया ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसी समाज से कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 10 क्लास पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, मतलब पेपर भी नहीं देते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 10 क्लास पास आउट कर लेते हैं, इसके बाद 11 और 12 भी पढ़ते हैं, मतलब 10+2 भी करते हैं, 10+2 के बाद इंजीनियरिंग भी करते हैं, मेडिकल लाइन में भी जाते हैं। तो जो इंजीनियरिंग करते हैं हम लोग सोचते हैं कि उनका लाइफ काफ़ी अच्छा है। तो कुछ जो है वो क्या करते हैं, MBA करते हैं ना, वो भी सोचते हैं कि खूब जो है वो बढ़िया हम लोगों का लाइफ है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ बच्चे 10+2 में ही साइंस लेते हैं, तो कुछ कॉमर्स लेते हैं ना। तो हम सबसे बेहतर किसको मानते हैं, साइंस वाले को, साइंस बढ़िया है। उसके बाद कुछ बच्चे BA लेते हैं तो BSc लेते हैं। BA जब लेते हैं और BSc जब लेते हैं तो सुपीरियर किसको माना जाता है, BSc को माना जाता है। अब थोड़ा सा इसका सामाजिक मूल्यांकन अगर किया जाए तो आप देखिएगा, जो आर्ट्स वाले होते हैं, जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में आर्ट्स वाले क्या करते हैं, IAS और IPS बनते हैं ना। जिसको बेकार समझ रहे थे वो क्या बना, IAS और IPS बना। अब IAS और IPS के अंडर में कौन है, तो IAS और IPS के अंडर में पूरे ज़िले का कंट्रोल है। तो अब उसके अंतर्गत अगर मंत्रालय मिल गया तो कौन है, तो उसी में जो है वह वही इंजीनियरिंग वाला भी है, वही जो है MBA वाला भी है, और सब तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन वो जो 10 का परीक्षा नहीं दिया वो नेता बन जाएगा, और नेता के अंडर में अब सब आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अब वो नेता बना तो उसके अंडर में सब आ गए, DM भी आ गए, SP भी आ गए, इंजीनियर भी आ गए और MBA करने वाला भी आ गया। तो इससे जीवन में एक चीज़ सीखने को मिलता है कि कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। जिनका बढ़िया नंबर आया अति उत्तम, सम्मान के भागी हैं, मेहनत किया है उन्होंने, उनको सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनका नंबर कम आएगा, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया। क्योंकि आप अगर प्रहार करते हो तो हथौड़े की किस चोट से पत्थर चकनाचूर होगा ये कोई जानता नहीं है। और जीवन में ये आपका दूसरा प्रयास है। पहला प्रयास 10th क्लास था, दूसरा प्रयास आपने 10+2 किया है। यहीं से अब अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी रुचि किस तरफ है, आप करना क्या चाहते हो। आपने पहला स्तर देखा 10th का, कैसा परफॉर्मेंस रहा, आप खुद विश्लेषण कीजिए। दूसरा देखिए कि 10+2 पर मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहा। इसके बाद अपने आप पर विचार कीजिए कि आपको क्या करना सही रहेगा और क्या करना सही नहीं रहेगा। आप अपने हिसाब से निर्णय कीजिए। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको लगता है आप पैशनेट हो, आपको लगता है आपकी इच्छाएं प्रबल है, तो आपको लगता है कि नहीं मैं जो है वो
यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ। तो अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ तो उसके लिए डिटरमाइन होना पड़ेगा। अब वहाँ पर आपके पीछे कोई पढ़ने वाला नहीं है। अब वहाँ पर धीरज सर आपसे नहीं करेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा बिल्कुल करने नहीं आएंगे, ना आपके पेरेंट्स आएंगे। वो ड्रीम आपका है तो फॉलो आपको करना है। समझ में आ रहा है ना? जो त्याग देना है वो आपको देना है। किसी का जो है वो ये ख्वाब है कि हम क्रिकेटर बनेंगे, तो क्रिकेटर बनिए, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी में स्टैंड करने के लिए पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना? पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेटर बनने का ड्रीम है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए, उस ड्रीम को फॉलो करने के लिए पीछे से बैक सपोर्ट होना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना? और ये तभी मिलेगा जब बेहतरीन आप कदम उठाएंगे जीवन में। आप रेलवे की तैयारी कीजिए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी ने किया था। रेलवे में जो है वो उन्होंने क्या किया, अपना सिलेक्शन किया और रेलवे की तरफ से खेलने के लिए आगे बढ़े। तो ऐसे अगर आप एक रूरल एरिया से मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, क्रिकेटर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। जीवन झोंक दीजिएगा, संघर्ष खत्म नहीं होगा। लेकिन जब जॉब मिल जाएगा, रेलवे में जॉब मिल जाए, आर्मी में जॉब मिल जाए, नेवी में जॉब मिल जाए, और तब आप अपने पैशन को अगर आगे लेकर के आइएगा तो वो आपका एक संगठन होगा। नेवी जो है वो आपको प्रमोट करेगी आगे बढ़ने के लिए, सारा खर्चा उठाएगी। आर्मी आपको प्रमोट करेगा आगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक अलग तरीका है जीवन में आगे बढ़ने का। अच्छा है, आपका ड्रीम क्रिकेटर बनने का है, फुटबॉलर बनने का है, बैडमिंटन प्लेयर जो है वो आप बनना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन इन सब की आधारशिला केवल माता पिता के कंधे पर नहीं होनी चाहिए। आप पहले थोड़ी सी सफलता हासिल कीजिए, आपका टीम जो है वो आपको प्रमोट करेगा, आपका संगठन आपको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। जैसे आपने अभी सुना कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी चीज़ें है, रेलवे है, वो आपको प्रमोट करेगा, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अब कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये सबसे गलत अवधारणा है। समझ में आया? आज के समय में विद्यार्थी अगर डिटरमाइंड है, पढ़ने वाला है, तो उसको पढ़ाने के लिए हजारों शिक्षक हैं, लेकिन वो पढ़ने वाला होना चाहिए। समझ में आया? अक्सर हम देखते हैं कि 10+2 के बाद बच्चे अपना ड्रीम ही नहीं चूज़ कर पाते हैं। 10+2 के बाद ड्रीम चूज़ करते भी हैं तो कैसे करते हैं? जैसे एक इंस्टीट्यूशन है और वो क्या करता है कि 10+2 है, 10+2 के बाद कंपटीशन का भी तैयारी हो रहा है, तो वो क्या बोलते हैं कि अब आप लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिए। सोचिए, 11th-12th पढ़ा बच्चा और उसी इंस्टीट्यूशन में क्या पढ़ रहा है, कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। विगत 4 से 5 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, हम देखते रहते हैं इस अखौरीपुर गोला पर 6 वर्ष से देख रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक ही चेहरा हमको दिखाई पड़ता है, सिलेक्शन वाला चेहरा दिखाई ही नहीं पड़ता। आखिर कमी कहाँ है, ये चीज़ तो ढूंढना पड़ेगा ना। बच्चे डिटरमाइंड नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं तो 6 वर्ष में सिलेक्शन तो पक्का है कि हो ही जाना चाहिए। तो अब आपको कोई कहने नहीं आएगा कि आप क्या कीजिए। सबसे बड़ी चीज़, आपको अब संभल के रहना होगा, क्योंकि अब जिस आप अवस्था में हैं उस अवस्था में आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा अगर आप बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। तो गांव देहात और क्षेत्र का तो ये पता ही है कि कई लोग जो है ज्वाइनिंग आने वाला होता है तो झगड़ा करते हैं, केस फौजदारी में फंसा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मेरी तरफ से सुझाव ये है कि झगड़ा झंझट से क्या करना है, बचना है, जितना हो सके उतना बचना है, और 3 से 4 साल तक जम के तैयारी करना है। वो आप किसी चीज़ की भी तैयारी करो, समझ में आ रहा है ना? आप किसी चीज़ की भी तैयारी करो। पहले तो अब ये आपको देखना है कि आपने 10+2 का अगर एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको करना क्या है। आप यहीं से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, यहीं से टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, यहीं से कुछ अच्छा तैयारी करना चाहते हैं। अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में भी क्या करें, ग्रेजुएशन में बीए करें कि बीएससी करें, तो ये आपके विषय वस्तु पर पकड़ आपको बताएगा कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपको इतिहास समझ में आता है, भूगोल समझ में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, तो नो मैटर, उसको आप छोड़ दीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री को। समझ में आ रहा है? आप किसको पकड़िए, जो आपको समझ में आता है। आपको हिंदी समझ में आता है, आर्ट्स में है हिंदी, लिटरेचर है ना, साहित्य है, आप हिंदी पढ़िए। अब हमको ऐसा लगता है कि हिंदी पढ़ा देने के बाद मैक्सिमम लोग जो है वो आर्ट्स में ही ना प्रवेश कर जाए। ऐसा नहीं हो, क्योंकि हिंदी पढ़ लेने के बाद अभी और भी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावे जो हमने पढ़ा था, अभी आर्ट्स में देखेंगे तो हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, सिविक्स भी है, पॉलिटी भी है ना। तो जिस विषय वस्तु पर आपकी पकड़ है उस विषय वस्तु को चुनिए, और अगर आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स लीजिएगा, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप क्या लीजिएगा, बीएससी। समझ में आ रहा है ना? और बीएससी में एडमिशन करवाइएगा। कोशिश भरसक ये कीजिएगा कि
कि अगर BHU का अगर आता है फॉर्म तो BHU का फॉर्म भरिएगा। जो 11th-12th में आपको पढ़ाए हैं वही चीज़ आएगा एंट्रेंस एग्जाम में, समझ में आ रहा है ना। तो BHU का भरिएगा फॉर्म एडमिशन के लिए BSc में। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली है, वहाँ पर जो है वो फॉर्म भरिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके लिए फॉर्म भरिएगा। पटना यूनिवर्सिटी है उसके लिए फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर जब आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको जो है वो केवल और केवल अब वहाँ पर रहने का ही खर्चा जो है वो करना पड़ेगा, रहने का खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल आपको खुद ही अलॉट हो जाएगा। आप बिहार से अगर जाते हो तो आपको हॉस्टल चाहिए ना, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा और मन लगा करके पढ़ना है। ये तो रही बात ग्रेजुएशन करने की। अब कई बच्चे होते हैं जो घर पर ही रहते हुए और ग्रेजुएशन करते हैं और कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो कंपटीशन लेवल की तैयारी करने के लिए मैंने देखा है अभी तक चौसा क्षेत्र में और अखौरीपुर गोला क्षेत्र में मैथमेटिक्स के लिए तो बढ़िया एनवायरनमेंट है ना। जहाँ तक बात की जाए जीके और जीएस की, तो न तो चौसा क्षेत्र में जीके जीएस का एक बेहतरीन संस्थान है और न ही अखौरीपुर गोला क्षेत्र में है। रामपुर डेहरी कहीं पर भी अगर देखा जाए तो जीके जीएस का एक बेहतरीन संस्थान नहीं है जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाता है। तो अगर कुछ बच्चे घर पर रहते हुए और तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग ऑनलाइन कोर्स भी जो है वो परचेज कर सकते हैं। अपना मैथ के लिए क्लास अटेंड कर लेंगे और ऑनलाइन कोर्स जो है वो परचेज करेंगे और परचेज करके अपना जो है वो ऑनलाइन भी पढ़ेंगे जीके जीएस। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो घर और गांव का माहौल छोड़ करके बाहर जा कर के तैयारी करते हैं, उनका माइंड रहेंगे तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कई बच्चे जाते हैं लेकिन कुछ परिणाम लेकर के नहीं आते हैं, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है, चुपचाप 4 बरस 5 बरस पटना रहते हैं, इलाहाबाद रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, वापस आ जाते हैं। तो आज के समय में तो सबसे बेहतरीन यही है कि घर से रह करके तैयारी कीजिए, ऑनलाइन है ही, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें तो तैयारी के लिए हो गई। BSc लेना है तो BSc लीजिए, BA लेना है तो BA लीजिए। जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो उस टॉपिक्स को देखते रहिएगा, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटी का नाम मैंने बताया है वो यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़े हो तो पक्का है कि उसको कंप्लीट करने में BSc को या BA को 4 साढ़े 4 साल लग जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी इश्क और प्यार मोहब्बत करके ही बर्बाद किया जाए। अगर ग्रेजुएशन वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से कर लोगे तब भी जीवन बर्बाद है। तो ये एक सुझाव था आपके लिए जो मैंने आपके सामने रखा है। बाकी अगर कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको जेन्युइन जो जनरल कॉम्पिटिशन्स हैं उनका तैयारी करना होगा, जैसे बिहार पुलिस, आर्मी, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अब इसमें भी जो है वो क्या हो गया है, पहले ही पेपर देना है, बाद में फिजिकल जो है वो देना है। तो इसमें तो लड़का और लड़की सब लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें करनी होंगी, जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी होगी, जिसमें फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, है ना, मतलब साइंस होगा और SST होगा। तो साइंस होगा और साथ ही साथ जो है वो क्या होगा, तो SST। अब SST में जो है वो जनरल साइंस आ जाता है ना, जनरल स्टडी, जनरल साइंस कह रहे हैं, जनरल स्टडी आ जाता है, सामान्य अध्ययन। तो इसमें जो है वो लगभग सारे विषय आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से विषय आएंगे, तो हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, सिविक्स आएगा, पॉलिटी आएगा, है ना, जनरल स्टडी में। अब इन सब की अगर तैयारी करनी हो और सोचना है कि नहीं हम ग्रेजुएशन करते हुए भी पहले ही क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए, कुछ सफलता हासिल लग जाए, तो बढ़िया रहेगा। तो अगर ये सब का तैयारी करना होगा तो मैंने जैसा बताया कि ऑनलाइन भी आप परचेज करके कर सकते हो। बाकी एक चीज़ और था जो अनाउंसमेंट के रूप में ही है आप लोगों के लिए, कि अगर मूल रूप से जीके जीएस का अगर तैयारी करना होगा, ठीक है, जीके जीएस का, तो इस साल से ऑफलाइन अगर तैयारी करना होगा। ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन तो परचेज कर सकते हैं, सो मेनी टीचर्स आर अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, है कि नहीं। बहुत सारे शिक्षक जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भी हैं, खूब बेहतरीन पढ़ाते हैं। लेकिन अगर जीके जीएस ऑफलाइन करना होगा तो ऑफलाइन कोर्सेज़ के लिए इस साल से हम लोग जो है वो अपने संस्थान में स्टार्ट करेंगे। तो उसमें डेमो क्लास करके देख लेना समझ में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन ही पढ़ते रहना है, समझ में आ रहा है ना। जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़ना है, ये मेरा पहले से ही कहना, ये देखे भी हो, समझ में आ रहा है ना। तो जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़ना है। बाकी मैथमेटिक्स के लिए जो है वो आप
अभी मैंने बताया कि बहुत सारे टीचर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगर करें तो बढ़िया रहेगा। और किसी भी चीज़ का अगर तैयारी करें तो एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि अब जो है वो आपको कोई कहने नहीं आएगा कि आप पढ़िए। सपना आपका है तो मेहनत आपको करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको कोई अब कहने नहीं आएगा, न माता पिता आएंगे न हम आएंगे। समझ में आया? और आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि ऐसा क्या है जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रहा है, और जो आपको आपके लक्ष्य से भटका दे वो आपका परम शत्रु है। ये हमेशा याद रहे। वो कोई भी हो सकता है कि वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, मित्र हो, जो आपके लक्ष्य से भटका रहा है। एनी फर्दर कोई भी चीज़ हो जो आपके लक्ष्य से आपको भटका रहा है वो आपका परम शत्रु है, चाहे वो आपका परम मित्र ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत ही सोच समझ करके अब जीवन में आगे का निर्णय लेना है कि जीवन में क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें अब अंदर एकदम गांठ बांध लो, अपने से खुद जो है वह निर्णय लो कि आपको करना क्या है। जीवन में अब आगे बढ़ना है तो किस स्कोप को लेकर के बढ़ना है? क्या डिफेंस लाइन में आगे बढ़ना है? खुश रहिए। क्या डिफेंस लाइन में आगे जाना है, या ग्रेजुएशन करना है? ग्रेजुएशन बीएससी करना है, बीए करना है, बीएससी के बाद एमएससी करना है, एमएससी के बाद पीएचडी करना है, प्रोफेसर बनना है, या एमएससी के बाद बीएड करना है। कई लोग बीएससी के बाद बीएड करते हैं। अगर बीएससी के बाद एमएससी कर लो और एमएससी के बाद बीएड करो तो अब वहाँ पर आप शो करने के लिए हो जाओगे कि पहले आपने एमएससी भी किया है, मास्टर ऑफ साइंस, और तब आपने बीएड किया है। तो वैल्यू किसका हो जाएगा? आप खुद सोचो। एक पर्सन जिसने बीएससी किया उसके बाद बीएड, टीचिंग लाइन के लिए बता रहे हैं, और एक पर्सन जिसने बीएससी किया, एमएससी किया और उसके बाद बीएड किया, वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? जो एमएससी करके बीएड किया है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो बीएड टारगेट में होना चाहिए। साथ ही साथ बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो एमएससी और बीएससी कर रहे हैं तो डिग्री के लिए नहीं कर रहे हैं कि केवल डिग्री हो। टीचिंग प्रोफेशन अपनाना है ना, बेस्ट टीचर बनना है। और ऐसा टीचर बनना है कि जैसे खान सर हैं, राष्ट्र का नेतृत्व करना है। जैसे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, जैसे अलख सर हैं, तो वो राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अगर ड्रीम टीचर बनने का है तो ऐसा ड्रीम अगर है आपका तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, माइंड कंसंट्रेट करके और पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ेगा, तब आप टीचिंग के लिए परफेक्ट माने जाओगे। ऐसा नहीं कि बस मूड घुमा और पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो एक तो हुआ डिफेंस सेक्टर, एक तो हुआ टीचिंग लाइन। बहुत सारे जॉब हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं। किसी को मॉडलिंग में अच्छा लगता है, भाई कोई हेयर कट ऐसे कटवाता है, ऐसे कटवाता है कि नहीं, मॉडलिंग ही करना है तो मॉडलिंग ही करना है तो बेहतरीन ढंग से मॉडलिंग करो, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चूज़ करो। समझ में आ रहा है ना? जाओ बॉम्बे, वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, वहाँ पर देखो कि कैसे कैसे हो रहा है, संघर्ष करो। बहुत लोग जो है वो गए वहाँ पर और जा कर के संघर्ष करते हुए आज कितने आगे बढ़ चुके हैं। बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? तो कहने का बस मतलब ये है कि स्वप्न आपका है तो पूरा आपको करना पड़ेगा। समझ में आया? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और यही सारी चीज़ें जो है वो बताने के लिए, समझाने के लिए हम बुलाए थे कि अगर किसी का परिणाम कुछ कम भी आता है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये परीक्षा का परिणाम आपका भविष्य निर्धारित नहीं करेगा। हाँ, कोई कह सकते हैं कि जॉब के लिए निर्धारित करेगा, वो अलग चीज़ है। मैं जीवन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जीवन में सफल वही होगा जिसके अंदर निर्णायक क्षमता होगी, जो अपने इरादों में अटल होगा, जो आगे बढ़ने का जुनून रखेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको आगे लेकर के जाएंगी। और ये सारी चीज़ें अगर पढ़ाई में हो जाए तब तो अति उत्तम है, तब तो बहुत बढ़िया है। अब तक नहीं था पर अब हो जाना चाहिए। अब अगर परिणाम खराब भी आता है तो निर्णायक एकदम लेना चाहिए निर्णय कि अब खराब आ गया, अब जीवन में कभी खराब परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में करें। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम एक परफेक्ट प्लानिंग करके, इस तरीके से हम अपने आप में चेंज करके और अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। तो जीवन में बेहतर अगर करना है तो इन सारी चीज़ों को अपनाना है। साथ ही साथ 10+2 के बाद मैंने देखा है कि बच्चे 10+2 तक यहाँ पढ़ करके, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में पढ़ करके खूब बढ़िया से परफॉर्मेंस करते हैं। उनका बोल चाल, उनका हाव भाव, मतलब कहा जाए तो अकॉर्डिंग टू सिविलाइजेशन एंड कल्चर फुल्ली प्रिपेयर्ड रहते हैं। खूब बढ़िया से उनका व्यवहार होता है, पोशाक पहनावा सब चीज़, कैसे व्यवहार करना है, कैसे आचरण करना है, सब सुंदर होता है।
और इसके बाद उनके इन सभी चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना? क्योंकि ये हमने पढ़ा भी है, पहले लेसन में पढ़ा है कि सिविलाइजेशन इज द कंडक्ट ऑफ गुड बिहेवियर। अच्छे व्यवहार का एक आचरण है सभ्यता। सभ्यता क्या है? तो अच्छा आचरण होना चाहिए। गुजराती इक्विवेलेंट मीन्स सिविलाइजेशन, या गुजरात सिविलाइजेशन मीन्स, इन गुजराती इक्विवेलेंट मीन्स गुड कैरेक्टर। गुजराती में भी अच्छे आचरण को ही सभ्यता का प्रतीक माना गया है। तो आचरण हमेशा क्या रखना है? अच्छा रखना है। समझ में आ रहा है ना? आचरण हमेशा अच्छा रखना है। आचरण गलत कब होगा? आचरण गलत तभी होगा ना जब मन अनियंत्रित होगा। तो जब मन अनियंत्रित होगा तभी होगा। तो मन को क्या रखना है? नियंत्रण में रखना है। इसके विषय में भी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने बताया था कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। दैट्स द लॉजिक एंड वी शुड कंट्रोल ओवर इट। हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर कंट्रोल करें। मन एक अशांत पक्षी है, भागेगा ये, मन इधर उधर लगेगा। मन एक अशांत पक्षी की तरह होता है, यह जितना पाता है उतना ही चाहता है कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, लेकिन अंततोगत्वा क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। तो जब असंतुष्ट रहता है, तो जब हम जानते हैं कि यह बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश करता है, मिलता जाता है, फिर भी संतोष नहीं होता है, तो हमें इस पर नियंत्रण करना है। कहने का मतलब ये है कि हमें उन सारी चीज़ों को ही केवल अपने दैनिक जीवन में स्थान देना है जो परमानेंट गुड की ओर लेकर के जाती हो, जो अस्थाई खुशियाँ देती हो। मोमेंट्री प्लीजर्स वाली चीज़ों को त्याग देना है। मोमेंट्री प्लीजर्स क्या है? क्षणिक आनंद क्या है? मोबाइल देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, मूवी देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, फ्री फायर खेल रहे हैं अच्छा लग रहा है, गया वो अवस्था। अब 10+2 के बाद अगर ये करोगे तो पक्का है कि आप जीवन में पीछे रह जाओगे। और कोई भी माँ बाप, कोई भी गुरु ये नहीं चाहते हैं कि आप जीवन में पीछे रहिए। सब चाहते हैं कि उनका शिष्य, उनका बच्चा, उनकी बेटी क्या रहे? तो समाज में एक अलग पहचान बनाए, ताकि उनका सीना गर्व से चौड़ा रहे। सब चाहते हैं कि उनकी पहचान उनके नाम से नहीं, उनके बच्चों के नाम से हो। इतना दिन उनके नाम से पहचान था। अब अगर मान लो कि अनु के पिताजी अगर जा रहे हैं कहीं पर, तो लोग कहेंगे अनु के पिताजी हैं, वही अनु जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दी थी, क्वालिफाई कर ली थी, रैंक उसका जो है वो 10th आया था। एक इस तरह का क्षणिक आनंद को त्याग करके और परमानेंट गुड पाने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करना होगा कि नहीं करना होगा? तो ये सारी चीज़ें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, पर इसका अनुसरण करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कठिनाई यह है कि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे। लेकिन सबसे सफल वही होगा जो मन पर नियंत्रण करेगा। समझ में आया? और मनुष्य के इरादों के आगे, मनुष्य के हौसलों के आगे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है। हर एक चीज़ संभव है। समझ में आया? हर एक चीज़ संभव है, चाहे वो आपकी मंजिल ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका लक्ष्य ही क्यों ना हो। लक्ष्य के लिए एक लाइन जो है वो कहा गया है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। आपके लक्ष्य में जो पत्थर है उसको चकनाचूर होना चाहिए, जो बाधा बन रहा है उसको चकनाचूर होना चाहिए। तो राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार एक ही हो पर भरपूर होना चाहिए। हम इतनी करेंगे मेहनत, झोंक देंगे खुद को मंजिल को पाने के लिए कि वह मंजिल हमें ईश्वर देने के लिए मजबूर होने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इतना मेहनत करना है कि वो देने वाला खुद ही जो है वो ये चीज़ कहे कि नहीं, ये इतना मेहनत कर रहा है, इस पर हक किसका है? केवल और केवल इसी का है। वो आपका हक है और उस हक को अदा करना पड़े, इतना मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरा कोई तरीका नहीं है कि आप जीवन में सफल हो जाओगे। जीवन में सफल होने का मूल मंत्र एक ही है, वर्क मोर एंड मोर वर्क। कार्य और अधिक से अधिक कार्य करना होगा। इतना कार्य करना होगा कि आप उस किए गए कार्य में जो कार्य कर रहे हैं एकदम क्या बन जाए? निपुण बन जाए। तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी।
और कोई इसका जो है वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप जीवन में सफल होंगे। तो एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, आगे बढ़िए और पढ़िए। बाकी जो भी दुविधा होगी, जो भी परेशानी होगी, हमारा साथ बना रहेगा। कभी भी कहीं भी आप रहिएगा, कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको जवाब मिलेगा। लाइफ में कभी डीमोटिवेट होइए, हम साथ खड़े हैं। कभी कोई अगर ज़रूरत हो, हम साथ खड़े हैं, ठीक है। एक बड़े भाई की तरह, एक गुरु की तरह। बस यही कहना था, यही समझाना था। इसके आगे हम लोग अब कुछ बताने के लिए बाकी नहीं है। तो इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि अगर फिर कभी बात करना हुआ, विचार करना हुआ तो आप लोगों को बुलाया जाएगा। बाकी लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहना है, अपने चारों तरफ सकारात्मक माहौल बनाना है, नकारात्मक चीज़ों को दूर करना है, अपने लक्ष्य के लिए जो है वो फोकस रहना है और केवल उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? आज के इस सेशन में केवल इतना ही। बाकी और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। अगर कोई मन में शंका हो कि नहीं ये चीज़ हमको करना है और इसमें ये दुविधा आ रही है, परेशानी आ रही है, तो वो पूछ सकते हैं कि क्या समस्या है ना। या आप जो करना चाहते हो उसके बारे में गाइडेंस चाहिए तो वो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? इतनी बातें पर्याप्त थी, है ना? ठीक है। एनीवन? क्लियर है? पूछ सकते हो। ठीक है तब, ठीक है ना? ठीक है। इसके आगे कभी भी अगर कोई भी ज़रूरत हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है? ठीक। बाकी अब किसी को कुछ पूछना ही नहीं है